गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट पिछली बार कंप्लीट हो गई थी। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ, आणविक संगठन और माध्य मुक्त पथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या है। बच्चों, मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या है, यानी कि आणविक संघटन। जब कोई भी गैस साम्यावस्था में होती है तो इसके सभी अणु जो होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये हम जानते हैं कि कोई भी गैस साम्यावस्था में होती है तो उसके अणु स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। तो जब ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो ये अणु एक दूसरे से या फिर पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे टक्कर के कारण इनकी दिशा और परिमाण क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और टक्कर के बाद अणु की क्या चाल या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन इसकी प्रायिकता क्या लगती है, लगभग समान रहती है। यानी कि चाल अगर बढ़ जाएगी तो कहीं इसकी चाल कम हो जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी क्या रहती है, समान रहती है। तो गैस के अणु का जो वेग होता है वो शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसकी गैस के अणु जब टक्कर करते हैं तो उसके बाद इनकी वेग कम भी हो जाता है और अधिक भी हो जाता है, तो शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल से हम दे सकते हैं, ये गैस के मान लो ये अणु है जो सभी स्वतंत्र दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में ये गति कर सकते हैं। तो गति करते हुए तो ये कभी दीवारों से टकराते हैं, कभी ये आपस में भी टकराते हैं, जिससे इनकी दिशा या इनके परिमाण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं आणविक संघटन और मॉलिक्यूलर कोलिजन। अब हम पढ़ते हैं आणविक विनिमय माध्य मुक्त पथ क्या है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन एंड मीन फ्री पथ। तो सबसे पहले देखते हैं मुक्त पथ, यानी फ्री पथ क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है फ्री, यानी कि ये जब तक फ्री रहता है उस वक्त का पथ। जैसे दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु के पथ को क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। जैसे मान लो एक अणु ए स्थिति पर है, ठीक है, ये गति कर रहा है, ये अभी कहीं से भी नहीं टकरा रहा, और बी स्थिति पर किसी दूसरे अणु से टकरा गया। तो ए से बी तक ये जो दूरी है ये इसने फ्रीली तय करी है, यहाँ पर ये किसी से नहीं टकराया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। इसी प्रकार से बी से सी तक अगर ये किसी से भी नहीं टकराया, यानी स्वतंत्र रूप से सरल रेखीय गति कर रहा है, तो इसे मुक्त पथ। सी से डी तक ये इसका मुक्त पथ है। तो जब कोई अणु दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु के जो पथ है उसको क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। अब औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त क्या होता है, मुक्त पथ कि लंबे समय अंतराल में अणु के मुक्त पथों का औसत, ये जो क्योंकि ये जो मुक्त पथ हैं इन सबों का क्या हो, औसत, इन सभी का अगर हम एवरेज ले लें तो वो क्या कहलाता है, औसत मुक्त पथ कहलाता है। देखते हैं माध्य मुक्त पथ क्या है, मीन फ्री पाथ। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, माध्य मुक्त पथ को किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो किसी भी अणु द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच एक समान चाल से तय की गई दूरी, सरल रेखीय दूरियों का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। वही मुक्त पथों का जो औसत होता है वही माध्य मुक्त पथ कहलाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी अणु है जो स्थिति किस पर है, ए पर है, तो और वो L1 दूरी तय करके कहाँ पर, बी स्थिति पर इसकी क्या हुई, टक्कर हुई। फिर L2 दूरी तय करी तो सी स्थिति पर टक्कर हुई। फिर L3 दूरी तय करी डी स्थिति पर। फिर L4 दूरी तय करने पर ई स्थिति है। इस प्रकार से ये अणु क्या जिगजैग, इस प्रकार से ये क्या करता है, गति करता रहता है, टकराता रहता है। तो ए से बी तक की ये क्या है, इसका औसत मुक्त मुक्त पथ है, सिर्फ मुक्त पथ है। तो मान लिया इसको ये L1 दूरी तय करी, बी से सी तक ये भी मुक्त पथ है L2, सी से डी तक ये भी क्या है, मुक्त पथ L3, और इन सभी का औसत क्या होगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो यदि मान लिया, माना कोई अणु ए स्थिति में है, यदि इस अणु द्वारा तय की गई मुक्त पथ क्रमशः क्या है, L1, L2, L3 अप टू सो ऑन है, तो माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा, लैम्डा, इन सब का औसत, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू ऑफ Ln अपॉन n। यदि टोटल टक्करों की संख्या क्या है, कैपिटल N है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन कैपिटल N। यानी कैपिटल L यहाँ पर क्या है, अणु द्वारा n टक्करों में चली गई क्या कुल दूरी, वो क्या है, कैपिटल L है, और कैपिटल N क्या है, टक्करों की संख्या है।
अब हम निकालते हैं औसत मुक्त पथ के लिए व्यंजक। इसका एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ की मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होती है। तो हम मान के चलते हैं कि माना कि किसी गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, n है। यानी कोई गैस है जिसमें प्रति एकांक आयतन में अणु कितने हैं, n है, और गैस के प्रत्येक अणु का व्यास क्या है, d है। यानी कि एक अगर अणु है तो इसका व्यास क्या है, d व्यास है इस अणु का, और प्रत्येक एकांक आयतन में अणु की कितनी संख्या है, ऐसे n संख्या है। तो औसत मुक्त पथ के लिए हमने मान लिया कि क्योंकि काफ़ी सारे किसी गैस में बहुत सारे अणु होते हैं, तो हम औसत मुक्त पथ के लिए मानकर चलते हैं कि केवल एक अणु गतिशील है तथा गैस के जो सभी अन्य अणु है वे विराम अवस्था में। ये मानकर चल रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम औसत मुक्त पथ का व्यंजक ज्ञात करने के लिए ये मानकर चल रहे हैं कि उस गैस में केवल एक ही अणु गतिशील है तथा बाकी सभी अणु क्या हैं, विराम अवस्था में है। तो यह अणु A उन सभी अणुओं से टकराता है जो d दूरी पर स्थित है, क्योंकि इसकी का व्यास क्या है, d, तो d दूरी पर स्थित ये अन्य अणुओं से क्या करता है, टक्कर करता है। तो अब हम ये इस प्रकार से कि मान लो ये अणु है d, एक अणु है जिसका व्यास क्या है, d है, ये किसी दूसरे अणु से टकरा रहा है, इसका व्यास भी क्या है, d है। तो इस प्रकार से फिर ये गति कर रहा है, अगर इसकी चाल क्या है, v बार है, और t समय तक ये चाल चलता है, ये भी क्या होगी, क्योंकि d प्लस g ये कितनी दूरी हो जाएगी, 2d। तो ये एक प्रकार से एक बेलन का निर्माण करती है। अगर ये अणु चलता हुआ यहाँ पहुँचता है और यहाँ किसी दूसरे अणु से टकराता है, क्योंकि हम और सभी अणुओं को क्या मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, तो दूसरे अणु से टकराता है, तो इस प्रकार से क्या करता है, एक बेलन का निर्माण करता है जिसमें ये अन्य अणुओं से क्या रहता है, टकराता रहता है। तो इस बेलन की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल d, इसकी त्रिज्या हो जाएगी d। तो इस प्रकार से हम इसको मानकर चलते हैं। तो अब मान लिया कि यदि अणु A माध्य चाल v बार से, यानी कि अणु A कितनी चाल, v बार चाल से क्या कर रहा है, गति करता है, और t समय में एक बेलन बना रहा है, ये t समय में ये एक बेलन बना रहा है। तो इसकी लंबाई, यानी कि इस बेलन की ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एक तरह से ये दूरी है जो अणु द्वारा तय की गई है, यानी कि वेग इंटू समय। अणु कितना वेग से चल रहा है, v बार वेग से, समय कितना लिया है, t। तो यानी कि इस बेलन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, v बार t होगी। आधार क्या होगा इसका, ये एक वृत्त का है, वृत्त के रूप में आधार, यानी कि पाई आर स्क्वायर। r की मान कितना है, d, तो यानी कि इसका आधार क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एल। r का मान d है तो ये पाई d स्क्वायर एल, लंबाई का मान क्या है, v बार t। तो यानी कि आयतन हो जाएगा पाई d स्क्वायर v बार t। यानी कि इस बेलन का जो आयतन है वो क्या है, पाई d स्क्वायर v बार t। यानी कि जो अणु है वो इस आयतन पाई d स्क्वायर v t आयतन के में अणुओं से क्या करता है, टक्कर करता है। तो अणु A t समय में इस बेलन में उपस्थित सभी अणुओं से क्या करता है, टकराता है, जिनके केंद्र इस बेलन में उपस्थित हैं, उन सभी अणुओं से क्या करता है, टक्कर करता है। तो यदि हम मान लेते हैं कि इस एक इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तो अणु A द्वारा कुल टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी इस आयतन में, तो पाई d स्क्वायर v बार t इंटू n। क्योंकि हम ये प्रत्येकांक आयतन में लेकर चले थे, लेकिन हमारे पास आयतन कितना है, पाई d स्क्वायर v बार t। तो पाई d स्क्वायर v बार t आयतन में टक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, पाई d स्क्वायर v बार t इंटू n। तो अतः अणु का जो माध्य मुक्त पथ होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ इज इक्वल टू t समय में चली गई दूरी अपॉन t टक्करों की संख्या। t समय में माध्य मुक्त पथ को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। t समय में चली गई दूरी कितनी है, v बार इंटू t, और t टक्करों में की कुल संख्या कितनी है, पाई d स्क्वायर v बार t n। तो यहाँ से v बार कैंसिल, t से t कैंसिल, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n। ये हमारे पास मान आएगा ये माध्य मुक्त पथ का। लेकिन ये हम पर जो हम मानकर चले थे वो ये मानकर चले थे कि केवल एक अणु गतिशील है और अन्य सभी अणु स्थिर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में सभी गैस के जो सभी अणु हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसलिए कोलियस और बोल्ट्जमैन ने यह मानकर कि सभी अणु समान वेग से, उन्होंने भी यह माना कि
यह मानकर चले कि यदि सभी अणु समान वेग से गतिशील है तो माध्य मुक्त पथ का जो व्यंजक उन्होंने प्राप्त किया था लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 पाई डी स्क्वायर एन। लेकिन उन्होंने भी यह मान के चले थे कि सभी अणु समान रूप से गतिशील है, लेकिन हम जानते हैं कि सभी अणु समान रूप से गतिशील नहीं होते, बल्कि वो अलग अलग वेगों से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इसलिए मैक्सवेल, फिर साइंटिस्ट मैक्सवेल आए, उन्होंने अपने वेग वितरण के नियम के अनुसार बताया कि औसत मुक्त पथ का जो व्यंजक होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। और यही औसत मुक्त पथ का व्यंजक है, मान है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। तो यदि हम मानकर चलें कि यदि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, तो गैस का घनत्व रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एन। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ से हम जब n का मान निकालेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन m। यहाँ पर n की जगह रो अपॉन m पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मान पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई डी स्क्वायर रो, यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो। तो इससे प्रूव होता है कि औसत मुक्त पथ है जो गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे गैस का घनत्व बढ़ता जाता है औसत मुक्त पथ का मान क्या होता जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे गैस का घनत्व बढ़ता जाता है औसत मुक्त पथ का मान कम हो जाता है, और है भी क्योंकि घनत्व बढ़ने पर इनकी टक्कर क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, तो औसत मुक्त पथ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अब यदि गैस का दाब P, आयतन V और ताप T है, तो आदर्श गैस समीकरण हमारी क्या बोलते हैं, PV इक्वल टू RT या फिर इज इक्वल टू NKT। तो P इक्वल टू हो जाएगा N/V KT। N/V को क्या मानना है, स्मॉल n, तो ये हो जाएगा स्मॉल n KT। तो स्मॉल n का मान होगा वो क्या होगा, P/KT। N/V को क्या होता है, स्मॉल n, प्रत्येकांक आयतन में टक्करों की संख्या। स्मॉल n है, हम मान कर चले थे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा P/KT। ये मान भी हम समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा माध्य मुक्त पथ का जो मान आएगा वो आएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर P/KT, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा KT/√2 पाई डी स्क्वायर P। तो यानी कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T होगा और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/P होगा, यानी कि गैस का जो माध्य मुक्त पथ है वो गैस के परम ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है माध्य मुक्त पथ का मान भी बढ़ता जाता है। क्यों, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है इन अणुओं को क्या मिलती जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ये दूर हो जाते हैं, तो इनको जो मुक्त पथ का मान है वो बढ़ता जाता है, यानी कि माध्य मुक्त पथ का मान भी इनका बढ़ जाता है। लेकिन लेकिन ये जो माध्य मुक्त पथ है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दाब में वृद्धि करने पर मुक्त पथ के मान में, माध्य मुक्त पथ के मान में कमी होती है। क्यों, क्योंकि जब दाब में वृद्धि करते हैं तो जो गैसें हैं वो के अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, जिससे उनकी टक्कर क्या हो जाती है, जल्दी होती है। इसलिए माध्य मुक्त पथ का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब माध्य मुक्त समय, मीन फ्री टाइम। माध्य मुक्त समय क्या होता है, दो टक्करों के मध्य जितने समय तक अनुगति करता है उस समय को क्या कहते हैं, औसत माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कि इस टक्कर के बीच में जब अणु टक्कर करता है तो इसमें जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त समय, मीन फ्री टाइम कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा मीन फ्री पाथ का। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।